Hello YouTube. So this is the second video of GS series that we are doing. In the last video, we dealt with the syllabus topic, that is linkages between development and spread of extremism. ठीक है, तो वो वीडियो में वो टॉपिक खत्म हो चुका था एंड इन दिस वीडियो विल डील विद द टॉपिक बॉर्डर मैनेजमेंट. ठीक है, एंड बॉर्डर मैनेजमेंट में लैंड भी आ जाएगा और मैरीटाइम भी आ जाएगा. मैरीटाइम बॉर्डर के बाद हम चले जाएंगे पायरेसी में, एंड आफ्टर पायरेसी विल गो टू मनी लॉन्ड्रिंग, एंड आफ्टर मनी लॉन्ड्रिंग विल गो टू पीएमएलए एक्ट. ठीक है, पीएमएलए वी कैन बी पीएमएलए कैन बी स्टडीड इन जीएस2 एज वेल. तो हम ब्रॉडली यहाँ पे देख लेंगे एक बार, एंड पीएमएलए से हम एफएटीएफ भी देख लेंगे इसमें. So this is today's agenda, correct? And the regarding the intro and disclaimer, these are some disclaimers that I have talked in the last video. So if you are watching this video for the first time, you can start with the first video. ठीक है, so without a further ado हम आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट इज देयर इज बॉर्डर मैनेजमेंट, करेक्ट? So we'll do active recall, and do let me know if you are liking this blank sheet method, or I shall uh, put some short notes kind of things like pointers, and then the time taken will be of course less, and we can just read from that short notes kind of whatever you ask for. So do let me know if this is blank sheet is fine or I should change it. Okay, so border management सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे जो इंडिया का जो लैंड बॉर्डर्स है, ठीक है, तो उसमें इंडिया पाकिस्तान जो है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में हमारा बीएसएफ तैनात है. ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश में भी हमारा बीएसएफ ही है. ठीक है, ये हो गया इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश. लेट मी यूज द परमानेंट पेन सो इट विल बी गुड. सो इंडिया पाकिस्तान, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ दिस पेन. ओके, इंडिया पाकिस्तान बीएसएफ, एंड ऑल्सो इंडिया बांग्लादेश इज ऑल्सो बीएसएफ, करेक्ट? एलओसी जो है हमारा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय इंडियन आर्मी. ठीक है, एंड एल ए सी में भी हमारा इंडियन आर्मी है मोस्ट पार्ट. ठीक है, अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉर्डर एंड एलओसी. ठीक है, तो बॉर्डर इज एन एक्सेप्टेड बाउंड्री. ठीक है, कि मान लो ये इंडिया है इधर और इधर बांग्लादेश है, एंड दिस इज इंटरनेशनल बॉर्डर, दिस इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड. बट लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल इज समथिंग दैट, मतलब कौन, इफ समवेयर देयर इज अ बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में बॉर्डर डिस्प्यूट है एंड ऑफ कोर्स वो हमारा पार्ट है बट पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, तो वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल है कि इतना, ये जो लाइन है यहाँ तक इंडिया ने कंट्रोल कर रखा है एंड यहाँ तक पाकिस्तान ने कंट्रोल कर रखा है. दिस इज नॉट परमानेंट, कल ये लाइन इधर भी शिफ्ट हो सकती है. इंडियन आर्मी जब हमारा इंडिया का जो पार्ट है वो अपने अंदर ले लेगी, तो दिस इज द थिंग बिटवीन डिफरेंस बिटवीन बॉर्डर एंड एलओसी. ठीक है, ओके, नेक्स्ट इंडिया चाइना. इंडिया चाइना में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस रहती है, एंड नेपाल एंड भूटान. ठीक है, नेपाल एंड भूटान इज कंट्रोल्ड बाय सशस्त्र सीमा बल. ठीक है, म्यांमार इज कंट्रोल्ड बाय असम राइफल्स. ठीक है, एंड कोस्ट लाइन इज कंट्रोल्ड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड एंड नेवी ऑफ कोर्स. ठीक है, सो दिस आर द बॉर्डर एजेंसीज दैट लुक्स इनटू इट. ठीक है, तो हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बेसिकली ये है कि जो हॉस्टाइल, पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स है, ठीक है, वो हॉस्टाइल एलिमेंट्स से अगेंस्ट, ठीक है, हॉस्टाइल एलिमेंट्स के अगेंस्ट हमारा बॉर्डर को हम सिक्योर कर पाए, वाइल फैसिलिटेटिंग लेजिटिमेट ट्रेड्स एंड कॉमर्स. ठीक है, मतलब ट्रेड्स एंड कॉमर्स भी चलते रहना चाहिए एंड हॉस्टाइल एलिमेंट्स से हम अपना बॉर्डर्स को सिक्योर कर पाए. ठीक है, एंड दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू coordinated and concreted action, 2C approach, coordinated and concreted action, and we have to also build border infrastructure, correct? Okay, we are also this chart is also on the basis of one border one guarding force. इससे होता यह है कि अगर एक बॉर्डर में, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ बॉर्डर एंड इफ it is controlled by, let's say, BSF and Indian Army both,
देन हेयर विल बी अ अकाउंटेबिलिटी इशू, ठीक है, मतलब मल्टीपल अकाउंटेबिलिटी होने से कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, ठीक है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी होने से, तो अगर किसी एक पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा तो उसमें अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर द ब्रॉड चैलेंजेस, तो हमारा तो आंसर राइटिंग का अप्रोच ही ये रहता है कि जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए उसको हम डिफाइन करेंगे, उसका कोई रीसेंट कंटेक्स्ट भी डाल सकते हैं, कोई कोड डालेंगे, कोई डेटा डालेंगे, उसके बाद हम उसका चैलेंजेस देखेंगे, उसका वे फॉरवर्ड देखेंगे, दैट इज हाउ वी write the answers and that is how we are also going to make our final notes, ठीक है। So if we start with the challenges of border management, so the challenges will be two, we can distinguish the challenges between two broad categories, that is geographical challenges, ठीक है, geographical challenges and institutional challenges। अब geographical challenges में क्या आएगा, difficult terrain आएगा, ठीक है, because there are diverse geography along the border, correct, somewhere there is snow capped mountains and that hinders the mobility, correct, there are cold, extreme hot एरिड डेजर्ट एरियाज, ठीक है, वहां पे पेट्रोलिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, देयर आर ऑल्सो स्वैम्प कंडीशंस, ठीक है, ये हो गया एक जोग्राफिकल दैट इज डिफिकल्ट टेरेन। नेक्स्ट इज योर पोरस बॉर्डर, ठीक है। नाउ व्हाट इज पोरस बॉर्डर, पोरस बॉर्डर इज बेसिकली क्रॉस बॉर्डर एथनिक टाइज आर देयर, लेट्स से कि यहाँ पे एक बॉर्डर है तो कुछ लोग एक फैमिली के यहाँ भी है एंड कुछ लोग एक फैमिली के यहाँ भी है, सो देयर आर पोरस बॉर्डर्स एंड दे कीप गोइंग हियर एंड देयर, ठीक है। आफ्टर दैट देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, कि इलीगल इमिग्रेशन होता है, स्मगलिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑल्सो देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट बॉर्डर फेंसिंग, द बॉर्डर फेंसिंग इज नॉट प्रॉपर, these are some geographic challenges। next are institutional challenges। institutional challenges में क्या क्या आ जाएगा कि under resources and ill equipped border forces, कि उनके पास sufficient training नहीं है, ठीक है, equipment gaps है, bureaucratization of armed force हो जाता है कभी कभी, to write some good keywords, ठीक है, shortage of man power तो है ही, dilemma of dual forces भी कहीं कहीं है, जैसे हमारे कोस्ट लाइन में इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन नेवी है, तो dilemma of dual force आ जाता है। फिर इसमें हम पुअर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर लिख सकते हैं, देयर आर नॉट ऑलवेज इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ पुअर इंटेलिजेंस गैदरिंग, ठीक है, तो इंटेलिजेंस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर and lack of coordination is also there because there are multiple agencies and they need to have a coordination to be efficient, ठीक है, तो these are some challenges। now what initiatives we have taken to deal with the challenges, ठीक है, so the initiatives can be different, distinguished between three broad categories। the first is multi-pronged approach and development of border areas, and the third is community led border management। now what are these? First thing first, multi-pronged approach is basically, we can classify this into three factors। the first one is surveillance, second is intelligence, and third is border security। and border security ma'am, we can write a very good keyword, that is comprehensive integrated border security, sorry, comprehensive integrated border management system, ठीक है, so these three points can be written under this multi pronged approach, ठीक है। next is our development of border areas। इसमें क्या हो सकता है कि अगर हम वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे, रोड्स अच्छा बना दे, तो we can deal better, ठीक है। and the third is to include the community in that border management, like vibrant village program we are gonna read, ठीक है। then there is a, we can create a climate of trust, ठीक है, trust is a very important factor in that place। we can also do some civic action program and also generating employment opportunities are in and around border, then the complete responsibility will not be on only on the state, but the civilians will also take the responsibility to take care of the border। now the thing is, once we are done with these broad keywords, तो एक तो हमारे पास ब्रॉड कीवर्ड्स हो गया, ठीक है, तो लेट्स से कि हमारा बॉर्डर पे कोई ब्रॉड क्वेश्चन आता है तो वी कैन राइट ऑल दिस, ठीक है। बट इफ देयर इज समथिंग, लेट्स से इंडिया पाकिस्तान पे कुछ स्पेसिफिक पूछ लिया, इंडिया चाइना पे कुछ स्पेसिफिक पूछ लिया, आई एम नॉट वेरी होपफुल ऑफ इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान क्वेश्चन, because there are fairly peace as compared to other two nations and compared to these two nations like Nepal and Bhutan, so and also there are free passes to these countries, we don't need visa and all those
complications to visit these countries. So I don't think there will be a specific question only on Nepal and Bhutan, but Pakistan and China are very likely. So what we'll do, we will definitely use these broad keywords, and we'll also use some specific keywords, and those specific keywords can be found through the IR portion as well. Okay, so in this video let's not waste time in studying India Pakistan, India China separately, and instead of that what we can do is कि जब हम GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ही हम ये वाला एस्पेक्ट चेक कर लेंगे, ठीक है। एंड हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि पाकिस्तान क्या करती है, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है। मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि पाकिस्तान में जो एक ब्रॉड इशू है, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता होगा यू विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर, दैट पाकिस्तान में क्या होता है, जो उनका मिलिट्री गवर्नमेंट है दैट ओवर पावर द सिविलियन गवर्नमेंट, एंड मिलिट्री गवर्नमेंट को हमेशा ये चीज प्रूव करते रहना पड़ता है, सिविलियन गवर्नमेंट एंड टू देयर population कि there's a constant need of money for the military government, and for that to establish what they do, they keep fighting with India. They but to fight with India they have realized one thing, that they will never be able to defeat India in uniform clashes, ठीक है। अगर उनका भी आर्मी और हमारे आर्मी से फाइट हो जाए तो विल ऑब्वियसली विन द वार। तो वो लोग अब इसका क्या सोल्यूशन निकाला है, उन्होंने डिसाइड किया है विल ब्लीड इंडिया इनटू 1000 कट्स, एंड दैट्स व्हाई वी सी फ्रीक्वेंट अटैक्स, टेरर अटैक्स इन इंडिया, दे आर द स्पॉन्सर ऑफ टेररिस्ट, ठीक है। सो दिस इज द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इंडिया पाकिस्तान थिंग। सो नाउ वी नो कि क्यों पाकिस्तान ये सब करता है, एंड हाउ वी कैन डील विद दिस। एंड in the challenges part we can write border terrorism, ceasefire violation, drone threats, अभी ऑपरेशन सिंदूर उसी वजह से उनको डील करने की वजह से हुआ था। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि हम अभी इंडिविजुअल जो कंट्रीज है उनके साथ हम अपना बॉर्डर वाला पोर्शन को भी स्किप करते हैं, हम GS2 में IR वाला सेक्शन में उसको कवर करते हैं। बट ब्रॉडली अगर हमारा बॉर्डर पे कोई क्वेश्चन आता है वी कैन राइट ऑल दिस, एंड वी कैन ऑल्सो राइट सम ट्रांस बाउंड्री क्राइम्स, ठीक है। ट्रांस बाउंड्री क्राइम्स क्या होता है, जैसे नार्को स्मगलिंग हो गया, आर्म्स एमुनिशन स्मगलिंग हो गया, फेक इंडियन करेंसी नोट्स हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो सकता है लाइक मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, गोल्ड स्मगलिंग हो सकता है, वी कैन राइट एंडलेस टॉपिक्स, ठीक है। तो दिस इज द ब्रॉड आइडिया ऑफ ब्रॉड बॉर्डर मैनेजमेंट, आई होप यू गेट दिस, ठीक है। After that, if we move ahead of border management, we can have a look at Kargil War and Review Committee, because last year we had 25 years of India's victory in Kargil War, correct, and that was done by Operation Vijay. So उस टाइम पे ना 3 आर्मी का ऑपरेशन हुआ था, मतलब हमारे जो तीनों पार्ट्स है आर्मी के, एंड दे वर द आर्मी वाज ऑपरेशन विजय, ठीक है, देन वाज नेवी वाज ऑपरेशन तलवार, एंड देयर वाज एयरफोर्स ऑपरेशन दैट वाज ऑपरेशन सफेद सागर, ठीक है। दीज 3 वर द ऑपरेशन दैट वर डन, ठीक है। तो अभी इसके बाद ना जो कारगिल वार हुआ था उसके बाद एक रिव्यू कमेटी स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, कि उस कारगिल रिव्यू कमेटी ने कुछ कुछ रिकमेंडेशन दिए थे कि वी शुड इम्प्लीमेंट ऑल दिस इन आवर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो एक तो हमारा ये हुआ था कि जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होगा, ठीक है, दैट शुड बी headed by National Security Advisor, and we should also formulate a National Security Doctrine. Now that's why we have studied this National Security Doctrine, because this was a recommendation by Kargil Review Committee, so we can expect a question from National Security Doctrine जो कि अभी तक आया भी नहीं है, so there's a huge chance of this, ठीक है। उसके बाद एक और रिकमेंडेशन दिया गया था कि ऑफिस ऑफ जो CDS है, ठीक है, मतलब एक जो आर्मी है हमारा, जो नेवी है एंड जो एयरफोर्स है, इन तीनों फोर्सेस का एक चीफ होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एंड दिस रिकमेंडेशन हैज बीन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड बाय इंडिया, ठीक है। उसके बाद एक दिया गया था कि 1 लीड एजेंसी पर सेक्टर, ठीक है, जैसे कि 1 बॉर्डर 1 सिक्योरिटी फोर्स, तो कोई एक बॉर्डर में एक लीडर होना चाहिए, जैसे इंडिया पाकिस्तान में कुछ भी होगा तो उस लीडर से हम अकाउंटेबिलिटी डिमांड करेंगे, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल इंटेलिजेंस भी हमें बिल्ड करना पड़ेगा, अभी जो टेक्निकल जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है, सो दैट द वार विल नॉट ओनली बी ऑन ग्राउंड बाय मैन पावर्स,
ठीक है, अभी वार्स हमें बहुत सारे फ्रंट पे लड़ना होगा। जैसे पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, तो इन्फॉर्मेशन वारफेयर इज ऑल्सो अ डायमेंशन जहां पे हमें वार लड़ना पड़ेगा। एंड फॉर दैट वी हैव टू इन्वेस्ट इन सैटेलाइट्स, unarmed vehicles, ठीक है, we can also use some robots, humanoid robots, and we can write a good answers based on this, ठीक है। we have to also improve our defense procurement, we have to also invest in R&D of all this, ठीक है। उसके बाद हमने एक न्यूक्लियर एनएसडी के तरह नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के तरह न्यूक्लियर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन भी हमने एक देखा था, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी कोऑर्डिनेटेड। So I hope you get the crux of this discussion of border management. I will not go in individual discussion of each borders because we'll deal with that in the इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम डायरेक्टली मूव करते हैं कम्युनिटी इन बॉर्डर मैनेजमेंट, जो हमने यहाँ पे बात किया था ना कि एक तो हम क्या क्या इनिशिएटिव लेंगे, एक तो हम मल्टी प्रोलॉन्ग इनिशिएटिव लेंगे कि हम सर्विलेंस करेंगे, इंटेलिजेंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम करेंगे, फिर डेवलपमेंट करेंगे, हम बॉर्डर एरियाज का रोड्स बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएंगे। एंड द थर्ड वाज कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या क्या था, विलेज, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, हम सिविक एक्शन वो करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडली कम्युनिटी वाला पार्ट को अगर हम लोग देखें एक बार, सो कम्युनिटी का क्या रोल है बॉर्डर मैनेजमेंट में, रोल ऑफ कम्युनिटी इन बॉर्डर मैनेजमेंट। तो अगर हम इसका सिग्निफिकेंस एक बार देखें, सिग्निफिकेंस इज म्यूचुअल ट्रस्ट हम बिल्ड कर सकते हैं। एंड अगर हमारा कम्युनिटी वहां पे पार्टिसिपेट करने लगे, देन वी कैन हैव बेटर सर्विलियंस एंड सिक्योर एंड सेफर बॉर्डर, ठीक है। ऑल्सो दिस कैन हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन, ठीक है। मान लो कि बॉर्डर में कोई लोग रहने लग गए विलेज को डेवलप करके, तो दे विल बी एबल टू डिटेक्ट दैट अर्ली, ठीक है। ऑल्सो कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग भी हो सकता है वहां पे, ठीक है। पार्क में जाके कम्युनिटी पुलिसिंग नहीं करके बॉर्डर्स में जाके कम्युनिटी पुलिसिंग करना, इट इज मच मोर एफिशिएंट, करेक्ट। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी सम चैलेंजेस। हम यही तो करते हैं हर टॉपिक में, हर आंसर में। हमें सबसे पहले उसका इंपॉर्टेंस देखना है, वाई देखना है, व्हाट देखना है, चैलेंजेस देखना है, वे फॉरवर्ड देखना है, एक अच्छा इंट्रो देना है, एक अच्छा कंक्लूजन देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इफ वी मूव टू चैलेंजेस ऑफ कम्युनिटी बॉर्डर मैनेजमेंट, तो इसके लिए हमारा जो पहला चैलेंज है दैट इज इनसफिशिएंट स्टेट कैपेसिटी। ये हम कोई भी चैलेंज, कोई भी क्वेश्चन का चैलेंज में ये एक चीज लिख सकते हैं कि हमारे पास इनसफिशिएंट स्टेट कैपेसिटी है, ठीक है। उसके बाद लो सैलरीज एंड ट्रेनिंग। ये जो अगर हम अपना कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे, तो हमें तो उनको कुछ इंसेंटिव देना होगा, तभी तो वो इसमें करेंगे। जैसे कश्मीर में विलेज डिफेंस गार्ड का जो सैलरी है दैट इज 1500 पर मंथ, दैट इज टू लो, ठीक है। तो कोई क्यों अपना इनिशिएटिव लेगा ये चीज करने के लिए, बिकॉज देयर आर रिस्क ऑल्सो, ठीक है। ऑल्सो बॉर्डर कम्युनिटीज को एक एलियनेशन का फीलिंग भी आता है, ठीक है, कि दे आर एलिएनेटेड फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो बॉर्डर वो चीज भी हम एक चैलेंज आ जाता है। कम्युनिकेशन गैप का एक चैलेंज है, नेटवर्क्स इशू है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो नेटवर्क्स क्या होगा, हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। सो दीज आर सम चैलेंजेस। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू डील विद दीज चैलेंजेस, ठीक है। तो हमारे पास सिग्निफिकेंस हमने देख लिया, फिर हमने चैलेंजेस देख लिया, देन विल सी द स्टेप्स टेकन और वे फॉरवर्ड। स्टेप्स टेकन इज योर विलेज डिफेंस कमिटीज हमने बनाए थे, सिविक एक्शन प्रोग्राम का मैंने बात किया, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द steps taken, and also some way forwards, extra way forwards can be written, that we can develop trust, ठीक है। we can invest in understanding border communities, we can also engage in community interaction programs. So these are some way forwards. अगर next topic में हम vibrant village program को थोड़ा specifically देखें, ठीक है। So the context of this is new land border law in China, ठीक है। तो चाइना में एक नया लैंड बॉर्डर लॉ आया था, एंड दैट इज फॉर काउंटरिंग चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, ठीक है। सो उन्होंने एक बॉर्डर विलेज बनाया, जाओ कॉन्ग करके कुछ नाम है, ठीक है। एंड उन्होंने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बिल्ड कर रहे थे, ठीक है। सो द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज विजिट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, मई 2025 में हेल्ड हुआ था। गाइस आई हैव नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर्ड दिस। मेरे पास एक छोटा सा चिट है जिसमें मैं ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा एंड कोड्स वगैरह, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, टू all of you to build these small chits or a small diary, pocket diary kind of thing, जहाँ पे हम small data, small quotes वगैरह वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। So the thing is
that visit vibrant village program, उसका main जो motto था that was to empower youth to directly work with the communities in 100 selected villages. ठीक है, and cabinet has approved vibrant village program in April 2025, extended to villages in 17 states. ठीक है, so this is a very important program, that is vibrant village program. So इसमें अब इसका features क्या क्या होगा? If we look at the features of this program, the features of this program are comprehensive development, infrastructure enhancement like roads and housings, skill development is of course there, correct? Then some socio-economic interventions like livelihood generation, tourism. अच्छा, if you guys have noticed that operation sorry पहलगाम अटैक जो हुआ था वो एक टूरिस्ट स्पॉट में क्यों हुआ था? बिकॉज पाकिस्तान नोज और टेररिस्ट नोज दैट अगर हम टूरिस्ट को वहाँ पे मतलब टूरिज्म को अगर हम इम्पैक्ट कर देंगे तो अगर वहाँ पे लोग नहीं आएंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिक एक शॉक होगा, एंड जिसके वजह से देयर विल नॉट बी एनी डेवलपमेंट. बट अगर हम वहाँ पे टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं आफ्टर इंश्योरिंग द सिक्योरिटी of safety and security of those tourists, we can take a leap step towards development of border areas, correct? So these are some features of vibrant village program. Also honorable prime minister ने एक quote दिया था, that is border villages are not last villages but first villages. ठीक है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये कोट है कि बॉर्डर विलेजेस आर नॉट लास्ट विलेजेस बट फर्स्ट विलेजेस. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट. वी कैन स्टार्ट विद दिस. अगर हमें एक कम्युनिटी ओरिएंटेड बॉर्डर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आता है, वी कैन डेफिनेटली पुट दिस कोट इन द इंट्रोडक्शन. ठीक है, दिस विल पुट अ गुड इम्पैक्ट, गुड इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर. ठीक है, सो दिस इज something we can talk about. Okay, next is a problem of illegal migration. ठीक है, तो बेसिकली इलीगल माइग्रेशन में दो फैक्टर्स हो सकता है. एक तो हो सकता है कि जो माई बैड सॉरी, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स जो है उनका दो मतलब मोटो हो सकता है. ठीक है, उनका दो इंटेंशन हो सकता है. एक इंटेंशन तो ये हो सकता है कि उनको इंडिया को हार्म करना है, एंड दूसरा इंटेंशन ये हो सकता है कि उनको हमारे नेबर जो कंट्रीज है वहां पे उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है, एंड दे वांट टू हैव दोज अपॉर्चुनिटीज एंड एंजॉय इन इंडिया. बट इंडिया के लिए दैट इज नॉट वेरी गुड, बिकॉज ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को साइड में रख के वी हैव स्टडीड इन इकोनॉमिक्स दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड. वी डोंट हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज. हम यहाँ पे कोई धर्मशाला खोल के तो रखे नहीं है. ठीक है, सो वी विल हैव टू डील विद इलीगल माइग्रेंट्स, करेक्ट? So these are some problem. Now what are the challenges to deal with the illegal migration cases? तो एक तो हो गया टेरेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने अभी ऊपर में ही बात किया था कि डिफिकल्ट ज्योग्राफिक कंडीशंस है तो वहां पे प्रॉपर फेंसिंग नहीं हो पा रहा है, एंड ड्यू टू इम्प्रॉपर फेंसिंग वी कांट स्टॉप इमिग्रेंट्स. ठीक है, दैट इज अ टेरेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम. अनदर इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम. ठीक है, कोऑर्डिनेशन गैप्स हो सकता है, ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. एंड यू मस्ट नोटिस दैट वी हैव टू हैव वेरी लिमिटेड कंटेंट, एंड विद दैट लिमिटेड कंटेंट वी कैन राइट मल्टीपल आंसर्स. ठीक है, क्योंकि एक ब्रॉड टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आने वाला है. ठीक है, टोटल ही 4 क्वेश्चन आता है इंटरनल सिक्योरिटी से. तो अगर हम मतलब ये बॉर्डर मैनेजमेंट, स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इन सबसे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आएगा ना एक साल में. सो इफ वी हैव वन प्रॉपर कंटेंट वी कैन मोल्ड दैट कंटेंट इन द एग्जाम हॉल सिचुएशन एंड यूज दैट फॉर मल्टीपल आंसर्स. ठीक है, तो एक हो गया टेरेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम. अनदर इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कोऑर्डिनेशन गैप. अनदर इज योर पॉलिटिकल एंड सोशल सेंसिटिविटीज. Another is your security and crime linkages, and the lastly humanitarian and legal dilemmas. ठीक है, because there are two different kind of immigrant, that is refugee versus illegal migrant. And in GS2 you must have studied in polity that there is no refugee law in India, so that is a humanitarian aspect, that is also a challenge in this. ठीक है, तो अब हम इसके लिए इनिशिएटिव क्या लिए हैं? चैलेंजेस देखने के बाद अगर हम इनिशिएटिव्स देख ले एक बार, सो द इनिशिएटिव्स आर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर. हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में फेंसिंग किए हैं. मतलब द चैलेंजेस
should be linked in sync with the sorry the initiative should be in sync with the challenges, or the way forward should be in sync with the challenges. अगर हमारे पास बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है तो हमारा वे फॉरवर्ड भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का ही होना चाहिए. सो वी आर डूइंग फेंसिंग एंड फ्लड लाइटिंग. ठीक है, उसके बाद ऑपरेशनल मेजर्स बाय बीएसएफ हो रहे हैं, जैसे रेगुलर पेट्रोलिंग हो गया, एंटी टनलिंग एक्सरसाइज हो रहा है, जैसे कि वहां पे टनल बना के वो लोग इधर उधर करते हैं. ठीक है, उसके बाद इनहैंस विजिलेंस एंड सर्विलेंस जो हमने ऊपर में देखा था प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी में. ऑल्सो देर आर टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, जैसे ऊपर में हमने बात किया था कंप्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग. एंड ऑल्सो वी आर डूइंग पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क्स. ठीक है, ये क्या है, जैसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 था, इसको हमने अमेंड भी किया 2014 और 19 में मोस्ट प्रोबेबली. उसके बाद असम अकॉर्ड भी एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका. ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस. Okay, next is a very important thing, that is free movement regime. ठीक है, so what is free movement regime? Free movement regime was introduced in 1968. ठीक है, this is especially between India and Myanmar. वहां पे होता था क्या था कि अगर ये मान लो बॉर्डर है तो कुछ लोग यहाँ पे थे और कुछ लोग यहाँ पे थे, एंड दे आर फैमिली. ठीक है, तो उस टाइम पे हमने क्या बोल दिया था कि 16 किलोमीटर बॉर्डर के इस साइड, ठीक है, जैसे इस साइड 16 किलोमीटर, इस साइड 16 किलोमीटर हम फ्री मूवमेंट रेजिम रखेंगे, जहां पे वीजा वगैरह के बिना भी एंट्री वगैरह हो सकता है. बिकॉज देर विल बी प्रॉब्लम, अगर अगर फैमिली से मतलब मान लो चाचा से मिलने जाने के लिए मुझे वीजा बनवाना पड़ रहा है हर हर रेगुलरली, सो दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. तो इसीलिए उस टाइम पे फ्री मूवमेंट रेजिम था. तो उसको हमने क्या किया था, उसको हमने रिड्यूस करके अभी रिसेंटली 10 किलोमीटर कर दिया है 16 किलोमीटर से लेके. एंड ऑल्सो वी हैव डिसाइडेड टू स्क्रैप दिस ओवरऑल. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द इशू ऑफ फ्री मूवमेंट रेजिम. ठीक है, सो अगर इस पे कुछ रीजंस हमें लिखना हो कि हमने क्यों इसको स्क्रैपिंग किया, बिकॉज दिस वाज हैविंग सच अ गुड इंटेंशन बिहाइंड इट. तो अगर हम इसका रीजंस देखें बिहाइंड स्क्रैपिंग दिस, सो द फर्स्ट रीजन कैन बी इंसर्जेंसी. कि इसके वजह से ना जो हमारा इंटेंशन तो अच्छा था, बस उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है ना, बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है. ठीक है, उसके बाद रिफ्यूजी क्राइसिस भी हो रहा है. सपोर्ट ऑफ असम, अरुणाचल एंड मणिपुर को इसका सपोर्ट देने के लिए भी हमें इसको स्क्रैप करना इंपॉर्टेंट हो गया था, बिकॉज देयर वाज इमर्जिंग एथनिक इश्यूज. ठीक है, मान लो कि म्यांमार से बहुत ज्यादा लोग अगर यहाँ पे आ जाए तो हमारे यहाँ का जो वो पर्टिकुलर बॉर्डर एरिया है वहां पे एक एथनिक क्राइसिस जैसा सिचुएशन बिल्ड हो सकता है. ठीक है, एथनिक एंड सोशियो पॉलिटिकल डिसरप्शन हो सकता है, क्रॉस बॉर्डर एथनिक टाइज, जैसे कि नागालिम, ग्रेटर नागालिम उनका बनाने का डिमांड था. सो दोज वर सम इंपॉर्टेंट इश्यूज फॉर द रिमूवल ऑफ एफएमआर. ठीक है, नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज का भी वही हम डिफिकल्ट टोपोग्राफी का एक फैक्टर बता सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर सम इश्यूज ऑफ फ्री मूवमेंट रिजीम. ठीक है, इसका एक वे फॉरवर्ड प्रोफेसर हर्ष वी पंत सर ने दिया था कि डिप्लोमेटिक, let me write it because it's very important to write it in the conclusion. Diplomatic finesse, ठीक है, adaptability and collaborative efforts while rethinking FMR. ठीक है, while rethinking FMR. So this can be written as a very good way forward. ठीक है, so I think we are done with this, and the next topics that comes is maritime security and coastal security. ठीक है, now what are the issues with maritime border management is overlapping jurisdiction. ठीक है, क्या ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन है, एक तो इंडियन कोस्ट गार्ड है, फिर नेवी है, और फिर मरीन पुलिस है. तो अगर इतना सारा लोग इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे एक चीज का, तो जब इन फ्यूचर यहाँ पे भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस टाइम पे इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, दैट इज द मेन इशू. करेक्ट, ओके. ऑल्सो लैंड बॉर्डर्स कैन बी फेंस्ड बट नॉट मैरीटाइम बॉर्डर्स. ठीक है, एक तो फेंसिंग इशू हो गया, एक अकाउंटेबिलिटी इशू हो गया, वन बॉर्डर वन फोर्स जो रिकमेंडेशन था वो भी इन्फोर्स यहाँ पे नहीं हो रहा है. ठीक है, उसके बाद स्टेट वर्सेस यूनियन लिस्ट का भी एक यहाँ पे प्रॉब्लम था. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर क्या पॉइंट था, बट कुछ तो था कि कोस्टल वाला जो पुलिसिंग है वो स्टेट के अंदर आता है, एंड बॉर्डर वाला चीज एक्सक्लूसिवली यूनियन के अंदर आता है. तो दिस ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेरी
प्रॉब्लमेटिक थिंग्स, ठीक है। ऑल्सो 26/11 का जो अटैक हुआ था ये कोस्टल साइड से ही हुआ था। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम हमेशा इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना का लेके कंसर्न होते हैं, बट उनके लिए कंसर्न होते वक्त हम ये नहीं भूल सकते कि कोस्टल सिक्योरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अब अगर हम नेक्स्ट एक हेडिंग बनाएंगे नीड फॉर कोस्टल सिक्योरिटी, तो नीड वही होगा ना कि जो जो इशू है कि डाइवर्स सिक्योरिटी है, सॉरी माय बैड, डाइवर्स टोपोग्राफी है, क्रिक्स है, बेज है, जैसे ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि क्रिक्स, ठीक है, बेज है, तो इसके वजह से हाइडिंग स्पॉट्स बिल्ड होता है, ठीक है। उसके बाद अनसेटल्ड मैरीटाइम बॉर्डर, जैसे सर क्रिक डिस्प्यूट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। सर क्रिक डिस्प्यूट इज अ वेरी popular problem that has emerged, ठीक है। So this is unsettled maritime borders and vulnerable to maritime terrorism, जैसे कि 26/11 वाला अटैक मैंने अभी बोला कि मैरीटाइम टेररिज्म से ही हुआ था, ठीक है, मैरीटाइम एरिया से ही हुआ था, करेक्ट। सो these are some challenges. Now if we have to talk about some maritime security initiatives, अच्छा, also one more thing I want to add कि अगर मान लो कि if you guys are thinking कि ये तो सब लोगों का common points हो रहा है, तो guys you just note the heading I am saying, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि maritime security के कुछ challenges है, maritime security के कुछ initiatives है, तो आप अगर एक सेकंड लगा के चैट जीपीटी में डालोगे give me 5 simple language uh, 5 simple language points for maritime security challenges and maritime security initiatives for Indian from Indian context, we'll find very good points, ठीक है। So there's the problem is not to write points, and examiners उतना point पे ध्यान भी नहीं देते, they broadly see कि आपने सब topics से question को address किया है कि नहीं किया है, that is more important. So if we can address the question properly, we don't have a writing points issue, ठीक है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। उसके बाद अब देखो ना, घिसी पिटी बात वही आएगा फिर से घूम फिर के कि इसका अगर हमें सोल्यूशन इनिशिएटिव वे फॉरवर्ड वट एवर यू से, दैट इज that can be classified into few broad topics, that is infrastructure, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सर्विलेंस इंप्रूव करेंगे, मैंने 3 बार बता चुका है अभी तक कि सर्विलेंस इंप्रूव करेंगे, जॉइंट ऑपरेशन सेंटर्स हम बना सकते हैं, ठीक है। हम जो मेजर पोर्ट्स है हमारा उनको तो हम सिक्योरिटी देंगे ही, बट हम माइनर पोर्ट्स को भी सिक्योरिटी दे सकते हैं, लाइक नॉन मेजर पोर्ट्स को भी सिक्योरिटी देंगे, ठीक है। सिंगल पॉइंट मूरिंग, मतलब इसमें क्या होता है कि अगर हमारा ये बेसिकली ये अगर हमारा वो है, ठीक है, जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि हम यहाँ से भी एंट्री ना दे, यहाँ से भी एंट्री ना दे, यहाँ से भी एंट्री ना दे, इसके rather than that what we can do that we can have one single point of entry and इसको पूरा हम बंद कर दे, ठीक है। एंड कोई भी कहीं से भी आए यहीं से घुसना पड़ेगा। सो विद दिस वी कैन हैव अ मतलब वी कैन हैव अ चेक पॉइंट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो वी कैन हैव अ कोस्टल मैपिंग, these are some infrastructure thing, we can also have policy measures, ठीक है। policy measures में कुछ कुछ लॉज हम बिल्ड कर सकते हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंटरेस्टिंग था, दैट इज फिशरमैन को हम बायोमेट्रिक आईडी कार्ड दे सकते हैं, जिससे होगा कि कोई कोई फिशरमैन को डिस्गाइज में हमें यहाँ पे एंट्री करने का ट्राई ना करे, ठीक है। उसके बाद HADR वाज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। ऑपरेशन सागर कवच भी हम ऊपर में पढ़े थे। So these are some things that can be done with respect to policy measures, ठीक है। next comes your institutional measures, ठीक है, कि हम coordination बना सकते हैं, national committee for strengthening maritime and coastal security, ठीक है। तो institutional measures में एक joint coastal patrolling हम बना सकते हैं, जैसे अभी हमने बोला था कि multiple forces के एक साथ होने की वजह से हमारा accountability issue हो रहा है, तो उसको हम एक joint collaborative approach से डील कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम एक नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग बना सकते हैं कि कोस्टल पुलिसिंग के लिए हम एक नेशनल एकेडमी बना देंगे, और जो भी उस पार्ट को डील करेगा उसको हम उस एकेडमी में ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है, विद द रेस्पेक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, करेक्ट। उसके बाद वे फॉरवर्ड का अगर हम निम्नलिखित देखें, सो वी कैन राइट जस्ट मैरी टाइम, ठीक है। एंड मैरी टाइम से हम वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, जैसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, री इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, इंटीग्रेशन ऑफ एजेंसीज, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। आई से कुछ तो था इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिख चुके हैं मॉडर्नाइजेशन में, तो इतना सारा वैसे भी नहीं लिखना है, अगर आप 5-6 भी अच्छे वे फॉरवर्ड दे सकते हो तो आई थिंक दैट शुड बी इनफ, ठीक है। सो दीज आर सम थिंग्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हम एक
और एक डायग्राम बना सकते हैं, हम एक ऐसे ट्राइंगल बना सकते हैं, एंड इन दिस ट्राइंगल वी कैन राइट दिस इज आवर हाईएस्ट लेवल ऑफ थ्रेट, हाईएस्ट, एंड दिस इज वी कैन राइट हाई, एंड दिस इज वी कैन राइट मॉडरेट। ठीक है, लो नहीं लिखेंगे, हम ध्यान रखना है कि हाई मॉडरेट एंड लो नहीं लिखेंगे, बिकॉज एनी थ्रेट कांट बी लो थ्रेट। ठीक है, दैट हैज टू बी एटलीस्ट मॉडरेट। तो मॉडरेट में हम ये लिख सकते हैं कि इलीगल माइग्रेशन है, रिफ्यूजी इनफ्लो है, अनरेगुलेटेड फिशिंग है। सो दीज आर सम मॉडरेट लेवल ऑफ थ्रेट्स। देन देयर आर हाई लेवल ऑफ थ्रेट्स। हाई लेवल ऑफ थ्रेट्स में क्या क्या आता है कि स्मगलिंग आता है ऑफ नार्कोटिक्स, आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स। ठीक है, एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ थ्रेट दैट इज डायरेक्ट अटैक ऑन पॉपुलेशन सेंटर्स एंड वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक 26/11। सो दिस डायग्राम इज वेरी गुड डायग्राम। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि पायरेसी, इसके बाद हमने जब माइंड मैप बनाया था, एक इंडेक्सिंग किया था हमने कि हम बॉर्डर मैनेजमेंट देखेंगे, इसके बाद हम लैंड देखेंगे, मैरीटाइम देखेंगे, मैरीटाइम के बाद हम पायरेसी में आएंगे, पायरेसी के बाद हम मनी लॉन्ड्रिंग में जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के बाद हम पीएमएलए में जाएंगे, एंड पीएमएलए के बाद हम एफएटीएफ में जाएंगे। ठीक है, सो वी डिड दिस, वी डिड दिस, वी डिड दिस, these four things are remaining, correct? So if we see the thing about piracy, ठीक है, तो we all have seen that Houthi rebels, Houthi pirates, Somalian pirates, what they are doing, they are basically pirating economic and infrastructural resources of the ships that are passing through that area, and they are funding the Middle East war। समझ रहे हो आप? तो इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो इकोनॉमिक भी है, सिक्योरिटी भी है इसके इम्प्लीकेशन। ठीक है, इकोनॉमिक क्या है? बिकॉज ऑफ पायरेट्स द शिपिंग कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, लॉन्गर रूट्स लेना पड़ रहा है हमें। इसके बाद एक और प्रॉब्लम हो रहा है कि हम, क्योंकि वहां पे एक रिस्क है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस ले रहे हैं। इंश्योरेंस लेने की वजह से प्रीमियम ज्यादा हो रहा है। तो दीज आर सम इकोनॉमिक थिंग्स। देयर आर ऑल्सो सिक्योरिटी चैलेंजेस, मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक ड्रोन एंड पायरेट अटैक्स। ठीक है, दीज आर सम सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो इसके लिए कुछ कुछ इनिशिएटिव्स भी है। ठीक है, क्या है इनिशिएटिव्स हो सकता है? उन क्लॉज एक हो सकता है। ठीक है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस एक है। ठीक है, दिस टॉपिक इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मतलब मैंने अभी तक इसको बहुत अच्छे से नहीं कवर किया है, बट दीज आर सम ब्रॉड, मतलब मुझे अगर पायरेसी भी कोई लिखने देगा ना, तो मैं बॉर्डर मैनेजमेंट का कंटेंट यूज करके भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ कीवर्ड्स और यूज कर सकते, जैसे स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी बहुत न्यूज में है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। तो आप बस ब्रॉड हेडिंग बनाना। जैसे आप अगर वन पेजर किसी को बनाना है, तो मान लो आप यहाँ पे पायरेसी लिखा आपने, फिर पायरेसी को एक सब टॉपिक में डालो, एंड उसको चैट जीपीटी से आप यूनिक 5 पॉइंट्स और उसका एग्जांपल निकाल लो, फिर उसके चैलेंजेस निकाल लो, फिर उसका इनिशिएटिव निकाल लो, फिर उसको वे फॉरवर्ड निकाल लो। लाइक दैट वी कैन हैव अ गुड वन पेजर, यूनिक वन पेजर। बिकॉज यहाँ पे अगर मैं आपको अपना वन पेजर दिखा भी दूंगा, तो दैट विल नो मोर बी यूनिक, करेक्ट? So that is the issue. Also some keywords we can use that I was talking about was strategic choke points, regional maritime cooperation, freedom of navigation, blue economy, Sagarmala project is there, Mahashagar vision is there. So these are some keywords. इस पे मैंने एक कोड भी लिख के रखा है ऑनरेबल पीएम का, जो मैं लिख के ही बोल रहा हूँ यहाँ से, कि फॉर फ्री मैरीटाइम ट्रेड इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट वी fully respect the rights of seafarers of other countries। ठीक है, so this quote was given by honorable PM। ठीक है, तो we can use this thing। okay, if we move from piracy, the next main heading is your money laundering। तो मनी लॉन्ड्रिंग पे क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग को हम सबसे पहले इससे शुरू कर सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हम करते क्यों हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग करते क्यों है, इससे पहले हम एक बार ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट अगर देख ले, कि ब्लैक मनी इज नॉट नेसेसरीली मतलब डिराइव फ्रॉम अ रॉन्ग थिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक मनी इज सिंपली अ मनी दैट यू इवेड टैक्स फ्रॉम। जैसे मान लो एक डॉक्टर है, ठीक है, दैट डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स in the clinic and takes and earns, let's say, 10 lakh rupees, and that doctor doesn't pay tax on this money, so this is black money। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम किडनैपिंग करके या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके या फिर कुछ गलत चीज करके ही लेंगे पैसा तो वो ब्लैक मनी होगा। ब्लैक मनी इज सिंपली इफ यू इवेट टैक्स फ्रॉम दैट। एंड मनी लॉन्ड्रिंग हम क्यों करते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग हम इसलिए करते हैं कि अगर हम कोई डर्टी मनी लेते हैं, तो लॉन्ड्रिंग कहाँ से आ रहा है कि वो हमारा कपड़ा लॉन्ड्री वाला ही वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, कि अगर हम
लेट्स से कि कोई गलत चीज से कोई पैसा हम ले रहे हैं, किडनैपिंग करके कोई पैसा, रैंसम पैसा हो सकता है, वट एवर वे, डर्टीएस्ट वे यू कैन थिंक ऑफ टू अर्न मनी, एंड इफ वी कांट यूज दैट मनी, राइट? अभी आप कोई मतलब आप कार खरीदने जाओगे तो यू विल हैव टू प्रॉपर गिव रीजंस कि वो पैसा आपके पास कहाँ से आया, आप ऐसे कैश में नहीं दे सकते हो, करेक्ट? सो दैट्स द इशू। तो उसके वजह से मनी को लॉन्डर करते हैं हम। कैसे करते हैं मनी को? हम ये करते हैं कि मनी को हम तीन, मतलब इसके तीन स्टेजेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, ठीक है? क्या क्या स्टेजेस है? प्लेसमेंट है, लेयरिंग है, एंड इंटीग्रेशन है। सो लेट्स से प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन में, जैसे कि मान लो मिस्टर एक्स के पास 10 करोड़ रुपीज है, ठीक है, 10 CR। सो दिस मनी दैट मिस्टर एक्स वांट्स टू बेसिकली इंटीग्रेट इन द, बेसिकली ही वांट्स टू मेक दिस मनी इनटू वाइट मनी, ठीक है, ताकि वो इसको अपने डेली लाइफ में यूज कर सकता है। तो 10 करोड़ में वो क्या करेगा, 1 करोड़ रुपीज वो यहाँ से हटा देगा, टू टू 1 करोड़ रुपया ही विल इन्वेस्ट टू मेक दिस 10 करोड़ व्हाइट मनी। तो उसको नेट नेट 9 करोड़ रुपया व्हाइट मनी मिलेगा। वो कैसे करेगा इसको? तो सबसे पहले प्लेसमेंट करेगा। दिस इज द रिस्किएस्ट स्टेज, ठीक है? तो अगर हमें मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ना है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, तो हमें इसी स्टेज में पकड़ना होगा। एंड वंस दिस स्टेज इज क्रॉस्ड एंड वी मूव टू लेयरिंग एंड आफ्टर दैट इंटीग्रेशन, द प्रोसेस बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो वहां पे जाके उसको पकड़ना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो प्लेसमेंट में वो क्या करता है, वो इस 10 करोड़ रुपया को बहुत छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मान लो 100 लोगों को वो ये काम दे देता है कि भाई तुम लोग सबको एक कुछ कुछ पैसा रख लो, 5,000 10,000 करके, एंड यू ऑल गो टू मिस्टर वाइज कैसीनो, एंड मिस्टर वाई एंड मिस्टर एक्स आर फ्रेंड्स, ठीक है? तो ये जो 100 लोगों को उसने बांटा, वो 100 लोग अब जाएंगे मिस्टर वाई के कैसीनो में एंड बोलेंगे कि एक दिन में मत जाना, तुम थोड़े थोड़े करके ले लो, 10 करोड़ को हम लोग 100 लाख करके बांट सकते हैं, जो भी कैलकुलेशन है, ठीक है? तो फिर वो 100 लोग को वो बोल देगा मिस्टर एक्स कि भाई तुम लोग जाना कैसीनो में, तुम लोग बहुत छोटा छोटा अमाउंट में कैसीनो में जाके खेलना, बिकॉज एज एन IRS ऑफिसर इनकम टैक्स यू वोंट बी वेरी कंसर्न अबाउट सम 10,000 रुपीज कैसीनो, ठीक है? तो मतलब यू विल थिंक कि हाँ ये तो नॉर्मल है, लोग करते ही हैं, ठीक है? तो ये 10,000 करके ये मिस्टर वाई के पास पूरा का पूरा पैसा, मतलब मिस्टर एक्स बोल देगा कि तुम जानबूझ के वहां जाके हार भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये रोज रोज जा जाके यहाँ पे मिस्टर वाई को पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे इसको दे देंगे, एंड मिस्टर वाई को अपना कमीशन रख के फिर मिस्टर वाई अपना पैसा मिस्टर एक्स को लौटा देंगे। एंड दिस लेयरिंग वाज दैट पार्ट, कसिनो वाला पार्ट, एंड इंटीग्रेशन इज कि मिस्टर एक्स फिर वो पैसा को मतलब रियल मनी में उसको इंटीग्रेट कर देगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ इसके प्रॉब्लम क्या है कि, और इसको करने के पहले कुछ कुछ ओल्डेस्ट टेक्निक जो थे, कि पहले के टाइम पे इसको करने का तरीका होता था हवाला सिस्टम, ठीक है? हवाला सिस्टम यूज्ड टू बी द ओल्डर टेक्निक, एंड फिजिकल स्मगलिंग, ठीक है? ये दिस वाज सम ओल्डेस्ट टेक्निक। देन सम ओल्डर टेक्निक्स वाज सेल कंपनीज, ठीक है, एंड ओवर स्टेटिंग और अंडरस्टेटिंग ऑफ वैल्यूज, ठीक है? द लेटेस्ट ways are new, that is cyber crime, identity theft, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, NFTs, white hawala transfer, all these are methods to do money laundering, ठीक है? सो दिस इज द इशू। अब मनी लॉन्ड्रिंग से इशू क्या? अब आप बोलोगे कि अगर ये चलो कैसे भी ये 10 करोड़ रुपया कमाया एंड उसने उससे कुछ कार खरीद लिया फॉर एग्जांपल, तो इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कार खरीदने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि फिर ये इस पैसे से मतलब इलीगल चीजें भी करने लगेगा, ठीक है? जैसे अगर हम इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अब देखें, ठीक है, कि इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव टू टॉक इन द आंसर, मतलब ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये मैंने इसीलिए बताया था कि आप ये 3 स्टेज याद रख सको, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, ठीक है? तो अब इम्पैक्ट जो होगा, तो इम्पैक्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं? शिविन सर का राइट स्मार्ट जिन्होंने किया होगा, मैं एक उनका यहाँ पे रिवील कर देता हूँ, बट इफ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल यू कैन बाय हिज कोर्सेस। तो अगर इस यहाँ पे इम्पैक्ट में देखो तो एक होगा, हम जीएस पेपर वाइज इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, GS1 से हम सोशल इम्पैक्ट उठा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम GS3 से इकोनॉमिक एस्पेक्ट इम्पैक्ट उठा सकते हैं, GS2 से हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट उठा सकते हैं, एंड वी कैन आल्सो मतलब इंक्लूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट, ठीक है? तो सोशल में क्या होगा? इलीगल बिजनेस स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है, सोशल कैपिटल का डिक्रीज होगा, इकोनॉमिक पावर क्रिमिनल को ट्रांसफर हो जाएगा, दीज आर सम सोशल फैक्टर। देन वी आल्सो हैव पॉलिटिकल इम्पैक्ट, दैट गवर्नमेंट डिप्राइव ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट तो पूरा का पूरा टैक्स पे ही डिपेंड करती है, तो अगर वो टैक्स
का पैसा उनको मिलेगा नहीं, देन हाउ गवर्नमेंट विल यूज दैट मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एंड ऑल्सो देयर, एक तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, दूसरा उनको और पैसा खर्च करना पड़ेगा तो फाइट क्राइम्स, ठीक है, फिर यही पैसा टेररिस्ट फंडिंग में जाता है। सो दीज आर सम पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स। देन वी हैव इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, ऑफ कोर्स कि ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ जाएगा, टैक्स इवेजन इज ऑल्सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खराब होगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स डिस्करेजमेंट होगा उनके लिए, ठीक है। सम दीज आर सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट। एंड देन देयर इज सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, जैसे टेरर फंडिंग हो गया, ऑल्सो इंक्रीज इन क्राइम्स एंड इलीगल एक्टिविटीज हो गया। इसमें हम इन्वायरमेंट भी डाल सकते हैं, जैसे इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो सकता है, ठीक है। सो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो सकता है। सो दीज आर सम इम्प्लीकेशन। अगर हम अब ऐसे करके इम्पैक्ट लिखे, जीएस पेपर वाइज अप्रोच, ठीक है, मान लो हम कैसा डायग्राम बना सकते हैं, हम ऐसे करके लिखेंगे इम्प्लीकेशंस, ठीक है, इम्प्लीकेशंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, और फिर इसको ऐसे सर्कल कर दे और हम यहाँ पे लिखे सोशल, यहाँ पे लिखे पॉलिटिकल, यहाँ पे लिखे इकोनॉमिक, यहाँ पे लिखे इन्वायरमेंटल, ठीक है, यहाँ पे हम लिखे सिक्योरिटी। नाउ एग्जामिनर इज फोर्स टू गिव यू मार्क्स, यू गेटिंग माई पॉइंट। सो दैट्स हाउ वी डू इट, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। इसके बाद जो हमारा अच्छा, उसके बाद इनको अगर वे फॉरवर्ड अब देना होगा, ये तो इम्प्लीकेशन पार्ट हो गया। वे फॉरवर्ड देते वक्त हम क्या करेंगे उनको, कि जैसे हमने मनी लॉन्ड्रिंग का 3 स्टेजेस देखा ना, कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ये प्लेसमेंट स्टेज है, ये लेयरिंग स्टेज है, ये इंटीग्रेशन स्टेज है। तो हम प्लेसमेंट स्टेज में डील करने के लिए उनको वे फॉरवर्ड दे देंगे 3, फिर लेयरिंग में 3 दे देंगे, एंड फिर इंटीग्रेशन में 3 दे देंगे, सिंपल। तो उनको कितना ऑर्गेनाइजली मिल गया वे फॉरवर्ड्स, यू गेटिंग माई पॉइंट। So this is something about money laundering. Next is our PMLA, FATF. Now PMLA and FATF is something that we study usually in GS2, but यहाँ पे भी हम PMLA अगर एक बार देखें कि PMLA के फीचर्स क्या क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो फीचर्स ये है कि इसमें कुछ कुछ बहुत ज्यादा ये डेंजरस लॉ है, ठीक है। तो मैं आपको इसका ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि इसके क्या क्या इश्यूज है। तो इश्यूज अगर हम देखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली इसके फीचर्स भी पता चल जाएगा, ठीक है, कि इसका क्या इशू है। कि ये बेसिकली, जैसे कि मान लो कि कोई नॉर्मल लॉ क्राइम होता है, तो उसमें आपको इनोसेंस नहीं प्रूव करना होता है, आप इनोसेंट बाय डिफॉल्ट होते हो। आपको कोर्ट में जाके जो आपके अगेंस्ट फाइल किया है कंप्लेन, उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो आपके पास बर्डन टू प्रूव इनोसेंस नहीं होता है। बट पीएमएलए में अगर कोई बंदा कन्विक्ट होता है, तो उसको बर्डन टू प्रूव इनोसेंस भी होता है। ओके, नेक्स्ट इशू इफ वी टॉक अबाउट, जैसे कि एक हमारा फंडामेंटल राइट है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज इन क्रिमिनल मैटर्स, ये हमारे पास है ना फंडामेंटल राइट, ठीक है। सो नाउ द इशू इज कि क्रिमिनल लॉज में तो ये चीज नहीं होता है, बट पीएमएलए के केस में हम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भी अलाउ करते हैं। सो दिस इज द डेडली थिंग, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा, ठीक है। सो these are some issues, and I'm not able to recall more issues, but you got my point कि this is a very draconian law. But the thing is कि Supreme Court has upheld these laws. मतलब Supreme Court में एक केस हुआ था कि भाई ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट ने एज एन एक्सेप्शन इसमें ये बोला कि भाई देखो, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद अगर हम इसको लॉ को भी थोड़ा इजी कर देंगे, तो विल हैव टू, मतलब प्रोसेस विल बिकम मोर डिफिकल्ट। तो इसके वजह से हम इसको ऐसे ही रखते हैं, हम लॉ को चेंज नहीं करते हैं। व्हाट वी कैन डू इज कि हम कुछ दूसरा इसका वे फॉरवर्ड निकाल सकते हैं, ताकि कोई मतलब इनोसेंट को गिल्टी ना प्रूव हो। अच्छा, इसमें और एक इशू मुझे याद आ रहा है कि इसमें क्या इशू है कि इनडायरेक्टली भी मान लो कि किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग करके आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, ठीक है, आप इनोसेंट हो, बट आपके में बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो आप भी इसमें एंगेज हो जाओगे। फिर बर्डन ऑफ इनोसेंस प्रूव करने का बर्डन आप पे आ जाएगा। भाई तो मैं अब कैसे प्रूव करूं कि भाई मैं नहीं हूं? तो दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो नाउ द वे फॉरवर्ड इज नॉट टू चेंज द लॉ, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्डेड इट। तो हम सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में जाकर तो आंसर लिख नहीं सकते हैं। तो हम जब वे फॉरवर्ड लिखेंगे, तो वे फॉरवर्ड हम पीएमएलए एक्रोनिम यूज करेंगे। फॉर फ्रॉम पी वी हैव टू इंप्रूव द प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ दिस लॉ, ठीक है, कि हम किसी इनोसेंट को ना कन्विक्ट करें। देन एम से आ जाता है मेंटेनिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, फिर एल से आ जाता है लिस्ट ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस, एंड ए से आ जाता है एडिंग क्लैरिफिकेशन ऑन टर्म्स, ठीक है। सो इफ वी कैन रिमेंबर दिस, आवर आंसर राइटिंग प्रॉब्लम इज मोर और लेस सॉर्टेड, ठीक है।
एंड FATF इज ए ग्लोबल बॉडी जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। तो अभी रिसेंटली FATF ने इंडिया को रिव्यू किया है एंड इंडिया इज इन द बेस्ट कैटेगरी पॉसिबल। तो FATF के 4 कैटेगरी आती है, दैट इज योर रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी, एंड नेक्स्ट इज योर इनहांस्ड फॉलो अप कैटेगरी, एंड देन इज योर ग्रे लिस्ट, एंड देन इज योर ब्लैक लिस्ट। अगर कोई ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा तो उसको फिर IMF से फंडिंग नहीं मिलती है, ठीक है। तो India has always been, मतलब has mostly been on regular follow-up category, ठीक है, because India has achieved and India has achieved highest level of technical compliance, ठीक है। and other G20 nations भी इसमें है, जैसे UK, Italy, France are also in a regular follow-up category, of course, and पाकिस्तान इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज इन ग्रे लिस्ट एट द मोमेंट। तो हम ये भी ट्राई करें कि हम अगर हम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं तो इससे होगा कि उसको IMF का फंडिंग नहीं मिलेगा, अगर उसको फंडिंग नहीं मिलेगा तो टेररिस्ट एक्टिविटीज कम होगा, ठीक है। सो दिस इज मोर और लेस अबाउट FATF, ठीक है। सो आई थिंक वी आर प्रिटी मच डन विद दिस टॉपिक, ठीक है। एक बार मैं GS3 का एक काम करता हूँ, मैं एक बार GS3 का मैं सिलेबस गूगल करता हूँ एंड लेट मी टेल यू कि हमने कौन कौन सा सिलेबस पॉइंट कवर कर लिया है एंड बच क्या रहा है, ठीक है। GS3 इंटरनल सिक्योरिटी सिलेबस, जस्ट गिव मी 1 मिनट एंड या तो सबसे पहले हमने पहला टॉपिक देखा था लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये हमारा लास्ट वीडियो में कवर हो चुका है। एंड रोल ऑफ एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी हमने देख लिया कि कैसे स्टेट एक्टर भी है लाइक द कंट्रीज एंड आल्सो नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक मनी लॉन्ड्रिंग एंड एटसेट्रा, ऑल दीज आर सम चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी हो गया। आल्सो चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया नेटवर्क साइट, मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन इज मतलब एकदम एक्सप्लिसिटली सिलेबस पे मेंशन किया हुआ है, तो अगर हम ये वाला तरीके से अच्छे से उसको प्रिवेंशन देंगे तो इट विल फेच अस गुड मार्क्स, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी चैलेंज इन मैनेजमेंट बॉर्डर एरियाज, ये भी हमने देख लिया। फिर लिंकेजेस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, ठीक है, ओके, एंड वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। तो इसमें मोर और लेस हमने मोस्टली चीजें तो कवर कर ही लिया है एंड आई विल प्रोबेबली टेक 2 more videos to cover internal security and that will be posted in the next week Monday and Saturday, ठीक है। most probably this will happen, but if it's possible I will try to merge these 2 videos in one and in total 3 videos we will be done with internal security, ठीक है। and internal अभी मेरा ये प्रायोरिटी चलेगा, मतलब पहले तो मैंने सोचा था कि GS वाइज अप्रोच में कंप्लीट करूंगा मैं, बट नाउ व्हाट आई हैव थॉट इज कि एक साइड तो मैं ऑप्शनल करते ही रहूंगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड नेक्स्ट फर्स्ट आई विल डील विद मेंस एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स, ठीक है। सिंस आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दिस ईयर्स मेंस, सो आई वांट टू स्टडी वेल दिस मेंस एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स, ठीक है, बिकॉज वो प्रीलिम्स में नहीं होता है। बिकॉज जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, उसको लेकर आई एम नॉट मच बॉर्डर्ड, ज्योग्राफी है आई एम नॉट मच बॉर्डर्ड अबाउट दैट, बिकॉज उसको हम फिर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो पढ़ेंगे, बट वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ऑल दिस थिंग्स आर समथिंग दैट वी स्टडी ओनली फॉर मेंस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव सम स्पेशल टाइम टू देम, ठीक है, बिकॉज वहां से मेंस में क्वेश्चन आ रहा है एंड वी आर नॉट वेरी मच इन टच विद दीज सब्जेक्ट्स until and unless हमारा prelims क्लियर होता है। तो अभी क्योंकि हमारे पास टाइम है तो लेट्स यूज दिस टाइम एफिशिएंटली टू स्टडी मेंस एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स प्रॉपर्ली, ठीक है। सो लेट end this video here, that is it for today and keep smiling।